लव जिहाद के बारे में आप क्या विचार हैं? लव जिहाद एक ऐसा विषय जो भारत की हर बेटी को पता होना चाहिए, स्पेशली हिंदू सनातनी बेटियों को घर घर पर पता होना चाहिए। लव जिहाद किसी भी देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जाने का एक मेन तरीका है। मुस्लिम लड़के वो हिंदू लड़कियों को बरगलाकर प्रेम जाल में फंसाकर उनको निकाह का हुआ करके या जैसे उनको जोड़ते हैं, और उसके बाद जो लड़कियां उनके बच्चे पैदा करने की मशीन वो वहां तक है, अन्यथा जो इस योग्य नहीं होती तो उनके अंगों तक का भी व्यापार करा जाता है। तो अपने धर्म के लिए जागरूक होता, इतना मैं कहूंगा। कैलाश मानसरोवर किया, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, ठीक है, और कैलाश मानसरोवर हम भारतीयों के आराध्य हैं, बिल्कुल महादेव का निवास स्थान है। बिल्कुल अभी जैसे कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर कब चलें जी, तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है जी कि मैं जाऊंगा तो जरूर जी, और इसी जन्म में जाना है, ठीक है। जैसा राम मंदिर का हमने 500 साल का इतिहास सुना, संघर्ष सुना, ऐसे कैलाश मानसरोवर हमारे ही सामने मुक्त होगा जी, और मैं धूर्त चीन को बिना टैक्स का एक पैसा दिए उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहा हूँ। इस संगठन में जो आपका कार्य है वो किस तरह का आपका कार्य है? भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा, और इसके साथ एक हम विशेष काम करते हैं जो पर्यावरण की रक्षा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेरठ पॉडकास्ट में। आज हमारे स्टूडियो में पधारे एक ऐसे शुभ रुस्तम व्यक्ति जिनका काम और दायित्व बहुत बड़ा है, जो कम आयु से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और देश हित के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने कीड़ा भारती में जिला मंत्री, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कीड़ा भारती, वर्तमान में भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, और तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, पर्यावरण की रक्षा और भारत की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर कपिल त्यागी हिंदुस्तानी जी के साथ, केवल द मेरठ पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका हमारे चैनल द मेरठ पॉडकास्ट में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपके नाम के आगे हिंदुस्तानी शब्द को कैसे जोड़ा? नीरज जी, जब मैं सोशल मीडिया पर जुड़ा पहली बार तो मैंने देखा कि ये पूरे विश्व में चलता है। अब जब मैं अपने विचार रख रहा हूँ तो दुनिया में ये संदेश जाए कि कौन व्यक्ति लिख रहा है और कहां से लिख रहा है, तो इसको देखते हुए मैंने अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी लिखा। और जब मैंने हिंदुस्तानी लिखा तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर विशेष रूप में जी, तो बहुत कम लोग थे जो इस शब्द को लिखते थे, और उससे ज्यादा कई बार लोगों ने मेरा उपहास कहा कि आप ही हिंदुस्तानी हो, बाकी हिंदुस्तानी नहीं है। तो तब मैंने धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू करा, और उसके बाद मेरे बहुत सारे परिचितों ने इस हिंदुस्तानी शब्द को एडॉप्ट करा जी। और आज जब सोशल मीडिया को देखेंगे, खोलेंगे और हिंदुस्तानी डालेंगे जी, तो उसमें हजारों लाखों ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने नाम के पहले या बाद में या हिंदुस्तानी लिखते हैं। तो उस देशभक्ति का भाव को जगाने के उद्देश्य से, और दुनिया को ये पता चले कि हिंदुस्तानी लिखने का उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान के व्यक्ति क्या विचार रखते हैं, तो इसीलिए मैंने ये हिंदुस्तानी छोड़ा। संघ से अपने जो आपके बारे में जो शुरुआती दौर करा वो कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। संघ में मैं जो पहली बार जुड़ा 86 में मैं अपने ननियाल गया हुआ था, और वहां पर कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे थे। मैं भी 6 साल का छोटा बच्चा था, कबड्डी खेल रहे थे, उनके साथ कबड्डी मिट्टी में कबड्डी खेलनी शुरू करी। तो उस समय ध्वज नहीं लगता था किसी कारण से, कुछ प्रतिबंध थे कैसा, और ईंटों को ध्वज के रूप में मानते थे, और वहां पर हम कबड्डी खेल के एक प्रार्थना होती थी, मुझे नहीं पता कि वो क्या होती थी जी, जो संघ की प्रार्थना वही होती थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था जी कि क्या है, बस कबड्डी खेलनी होती थी, मस्ती में जाते थे। धीरे धीरे तो वो क्रम चलता रहा, और 92 में हम मेरठ आ गए। मेरठ आए तो यहाँ शास्त्री नगर में निवास है, संघ से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ, और 95 में आरएसएस के प्रचारक है, जिनसे जुड़ने के बाद वास्तव में संघ समझ में आया जी। और उसके बाद तब एक सामान्य बालक, अबोध बालक जी, एक स्वयंसेवक बन गया जी, जिसको देश से प्रेम हो गया, और इस तरह में ऐसा संगीत मिला। बचपन से ही जो 6 साल की उम्र से, मैं 6 साल की उम्र में, मैंने बताया ना कि एक कबड्डी खेलने गया जी, और संघ को नहीं जानते थे जी, लेकिन 92 के बाद थोड़ा थोड़ा संघ को जानना शुरू करा, और 95 में जो आरएसएस का एक प्रथम कैंप होता है जी, तो उसकी आयु सीमा भी मिनिमम 15 साल होती है जी, तो वो पहला वर्ग किया, आईटीसी बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा वर्ग।
उसके बाद 96 में दूसरा वर्ग किया जी और उसकी भी मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 10th होना चाहिए, उससे 10th में पढ़ रहा हूँ। जी जी तो मेरा रिजल्ट भी उस वर्ग में ही आया। अच्छा तो ऐसे संघ धीरे धीरे जुड़ता चलेगा। जी आप जीवन में आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखिए प्रेरणा स्रोत किसी व्यक्ति को कहूँ तो मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सार्वजनिक रूप से शायद नाम देना उचित। जी जी लेकिन जिन्होंने मुझे वास्तव में संघ सिखाया वही मेरे प्रेरणा स्रोत। और उन्होंने संघ सिखाया, उन्होंने कुछ चीजें ऐसे जीवन के अनुभव और ऐसी चीजें सिखाई। जैसा उन्होंने हमेशा कहा कि कोई भी परिस्थिति हो हमें अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, भूमिका तय करके उसमें अपना कार्य करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़नी चाहिए। तो ये मेरे लिए शब्द ऐसे थे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया हो। तो वो ही शब्दों के द्वारा मैं आज तक अपने जीवन में जीता हूँ। अलग अलग संगठनों में काम करता हूँ, लेकिन हमेशा वही कि अपनी जो जिम्मेदारी है, जो भी अपनी भूमिका है उसे पूरी समर्पण भाव से करें और फिर उसके बाद परिणाम की चिंता छोड़ें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है और इसमें स्वयं सेवक जो नाम है उसका क्या मतलब है? देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं जी ठीक है, शताब्दी वर्ष चल रहा है जी तो उसके बारे में मैं बताऊं तो मुझे लगता है ये शायद इतने शब्द मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को कार्यकर्ता निर्माण जो करता है संघ वो मुझ जैसा एक व्यक्ति तैयार करता है। और मैं तो बहुत छोटा बात हूँ, इस देश को प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बिल्कुल दो प्रधानमंत्री देना और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो वो संघ की देन है। तो संघ जो कार्य व्यक्ति निर्माण करता है तो वो केवल शाखा जाने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। जी अगर आप कहें कि मैं उसको शब्दों में बता पाऊं तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि संघ को समझना और समझाना जी बहुत विस्तृत विषय है। इसमें एक वर्ड है स्वयं सेवक। स्वयं तो सेवक। अगर वो स्वयं का सेवक है तो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो राष्ट्रीय का भी हो गया और स्वयं सेवक तो स्वयं का भी सेवक हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, स्वयं सेवक का क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में 3 शब्द हैं, हम इन्हें 4 शब्दों में गिन रहे हैं। जी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। ठीक है स्वयं सेवक एक शब्द जी। है और संघ एक तीसरा शब्द। ठीक है तो स्वयं सेवक एक शब्द है, उसे हम अलग अलग गिनते हैं तो स्वयं की सेवा की। जी लेकिन जब स्वयं सेवक तो स्वयं प्रेरणा से देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति को स्वयं सेवक है। ठीक तो स्वयं सेवक को एक शब्द जब गिनेंगे जी पढ़ेंगे जी तो वो समझ में आएगा। जब हम उसे अलग अलग करते जी। हैं तो वो फिर ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने लिए कर अपने रहा है, लिए। लेकिन अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति जो अपने घर का खाकर अपना समय गवाकर और दुनिया की गाली में सुनता है। आज तक भाई संघ के 100 साल के इतिहास में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों ने गालियां भी दी, ये तो यही करते हैं, मतलब संघ के प्रचारकों के लिए ऐसे अपमानित विरोध सब शब्द भी ऐसे बोले जाते थे कि ये तो दूसरों के घर में जाते खाना खाते रहते हैं, ये करते हैं। तो वो मैंने देखा है जी तो मैं वही कहूंगा कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी दुनिया की गालियां सुनी। जी तो इसलिए स्वयंसेवक को और स्पेशली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को जो त्याग है ना वो सबको समझ में नहीं आएगा। जो एक बार संघ की शाखा चला जी। गया, चाहे हमारे सर्वसाचार्य जी कहते हैं जी कि संघ को जानना है तो संघ की शाखा में आना होगा, और जो संघ की शाखा में आ गया वो संघ को जान जाएगा तो उसका कोई सवाल नहीं होगा। सवाल पूरा है। ठीक है संघ से जुड़ने की जो प्रेरणा वो कहाँ से? जैसा मैंने बताया ना, मैं प्रेरणा नहीं मतलब मैं खेलने गया जी और खेलते खेलते कब वो स्वयंसेवक मेरे अंदर आ गया, वो देशभक्ति की भावनाएं, वो समर्पण राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए तो वो मैं ये कहूं कि किसी ने प्रेरणा दी तो ऐसा नहीं है, लेकिन खेलते खेलते संघ के इसीलिए कहते हैं कि संघ की शाखा में जो जाएगा वो अपने आप उसका व्यक्ति निर्माण हो जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा। तो हालांकि मैंने बताया कि एक संघ के प्रचारक हैं और उन्होंने वास्तव में मुझे स्वयंसेवक बनाया। शाखा जाना खेलना कूदना सब चलता है लेकिन स्वयंसेवक क्या होता है, क्या उसको का उद्देश्य होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसका क्या समर्पण होना चाहिए, परिवार के प्रति क्या समाज के प्रति क्या समर्पण, तो वो भैया ने मुझे सिखाया। और क्योंकि नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो सार्वजनिक रूप से नहीं किया। क्रीड़ा भारती के मंत्री के रूप में आपका सहयोग क्या? देखिए मैं जैसा कि आपको मैंने बताया, मैं बाल्यकाल से संघ का स्वयं क्रीड़ा भारती भी संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और
1998 में, वैसे तो 1992 से काम कर रहा था जी। और 1998 के बाद उसने राष्ट्रीय स्तर पर काम शुरू करा। धीरे धीरे विस्तार होते हुए 2015 में जब मेरठ में मुझे जिले के मंत्री के दायित्व दिया गया तो हमने भी उसमें काम करना शुरू करा। और उस समय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर थे चेतन चौहान जी, उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री भी रहे जी, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री थे। उससे पहले 2014 में जी। एक विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था, वीर माता जीजेबाई सम्मान समारोह। तो मुझे उसमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी, मैं इस नाते उस कार्यक्रम में जुड़ा जी। हमारे एक मित्र भी हैं और भाई भी हैं जी, राजन जी, उन्होंने मुझे उसमें व्यवस्थाएं दी। उसके बाद क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय महामंत्री थे राज चौधरी जी, वो मेरे से घर पे मिलने आए और सितंबर में वो कार्यक्रम हुआ था, 24 सितंबर 2014 को जी। और 1 जनवरी 2015 को हमें दायित्व मिला क्रीड़ा भारती के मंत्री। क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री के नाते 1 जनवरी से हमारी शुरुआत हुई और 5 और 6 तारीख को मुझे याद है स्वामी कर्मवीर जी महाराज हैं जी, उनके यहाँ पर एक अभ्यास वर्ग था, उसकी व्यवस्थाएं हमें करनी थी मुजफ्फरनगर जी। तो व्यवस्थाओं में मेरठ जिले के कार्यकर्ता लगे हुए थे, तो उसमें पूरे प्रांत से लोग आए। वहां पे 2-3 चीजें पूछी गई व्यवस्थाओं, तो हम व्यवस्थाओं में थे। तो एक तो 12 तारीख को 12 जनवरी को यात्रा मुझे आज तक भी याद है, स्मृति में है, इसलिए बहुत ऐसा जैसा अभी समय बीता हो तो इसलिए बता पा रहा हूँ। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, उस पर युवा दिवस के रूप में कोई कार्यक्रम हो और 1 फरवरी में सूर्य सप्तमी होती है, तो पूरे वहां सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम चलते जी। तो ऐसे 2 कार्यक्रमों की वहां मुख्य रूप से चर्चा थी। तो हमें पता नहीं था और हम नीचे से आए व्यवस्थाओं से जी, ऊपर हॉल में बैठक चल रही थी। तो इधर पूछा कि भाई मेरठ जिले में कितने सूर्य नमस्कार होंगे, तो मैंने कहा 51,000। अब सब लोग ना थोड़ा सा हंसते एकदम से जी, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो वो उसका कारण था कि पूरे प्रांत का लक्ष्य 51,000 का था और हमने मेरठ जिले को कह दिया कि 51,000। ठीक है, वो शायद ज्यादा जोश में थे तो इसलिए समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। तो 2 घटनाक्रम उस समय के मुझे इसलिए याद है कि संगठन ने जो सीखा, हमने संघ से सीखा जी, वो कैसे होता है। और जो ये हिंदुस्तानी शब्द है ना जी, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, उसको कनेक्ट करके बताता हूँ। तो मैंने 2015 में जब हमें कार्यक्रम करना था 12 तारीख को, 7 तारीख तक हमारी कोई मतलब वो नहीं थी, तो हमने खो-खो की प्रतियोगिता तय कर दी। समाज का काम करना है तो कुछ अपना लगाना होता है, कुछ समाज के ही लोगों से लेके समाज का काम करना। तो कुछ नामों पर चर्चा हुई। तो मेरठ के एक सिद्ध डॉक्टर थे, उनका नाम आया। तो संघ के जो हमारे पुराने वो थे, उन्होंने कहा यार वो सहयोग करा नहीं उन्होंने पहले भी बड़े कार्यक्रम में, तो अब क्या करेंगे। मेरा उनसे परिचय नहीं था, लेकिन मेरा सोशल मीडिया से परिचय था। तो उनके पास मैंने कहा चलते हैं। मैंने कहा हमें तो समाज का काम करना है और समाज के काम के लिए क्या शर्माना, इनके आगे थी, किसी और के आगे झोली फैला देंगे, मना कर देंगे। तो हम उनके पास गए, 3 लोग गए। तो हम वो नीचे उनके पूरा बैठे थे, उन्होंने बैठ के आराम से बात करी। बाद में मेरा परिचय कराया, जो हमारे साथ 2 लोग थे उनमें से एक ने मेरा परिचय कराया। तो परिचय कराया तो परिचय में उन्होंने बताया ये कपिल त्यागी। ठीक है, कपिल त्यागी कहते ही उन्होंने मेरी तरफ को देखा। मैंने हाथ जोड़कर मैंने बताया कि मैं कपिल त्यागी हिंदुस्तानी जी, क्योंकि उससे पहले वो मेरे पोस्ट पर कमेंट करते। ठीक है, तो उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े, उन्होंने पूरे हाथ जोड़े एकदम मेरे। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ। कहने के कपिल जी मैं तो आपके कब से दर्शन करना चाहता, ये उनके शब्द मुझे याद है। अच्छा, सोशल मीडिया से उन्होंने सोशल मीडिया से मैंने कहा जी ऐसा क्या हुआ। ठीक है, कहने लगे आज के युवा को सनातन के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, आप सोशल मीडिया पर वो काम कर। क्या है, तो मैं हमेशा सीधे सीधे सनातन के लिए लिखता था जी, और सनातन के लिए और देश के लिए, 2 ही मेरा उद्देश्य थे, तो वही मैं कर रहा था। तो इस नाते उससे हमारा परिचय हुआ। परिचय तो मतलब सोशल मीडिया से था, लेकिन व्यक्तिगत परिचय पहली बार हुआ जी। और उनसे जो हमने सहयोग राशि मांगी जी, उन्होंने बिना किसी संकोच के वो सहयोग राशि दी जी। और उसके बाद के जो उनके शब्द थे, जब हमने कहा कि इसकी रिसीप्ट हम आपको देंगे रिसीप्ट जी, तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम कौन कर रहा है। मैंने कहा क्रीड़ा भारती। क्रीड़ा भारती में कौन। मैंने कहा जी संयोजक तो मैं ही जी। तो उन्होंने के शब्द थे
जो सोशल मीडिया का मैं महत्व बता रहा हूँ, जी उस पर आपके कार्य किस तरह से आपकी पहचान बन रही है। जी। तो उन्होंने कहा कि अगर कपिल त्यागी हिंदुस्तानी कर रहा है तो किसी रसीद की आवश्यकता नहीं। अच्छा। ये पहचान मुझे सोशल मीडिया, ये कपिल त्यागी हिंदुस्तानी हो रही है। कपिल त्यागी को शायद वो पहचान न मिली जी, जो हिंदुस्तानी। तो ऐसे वो कार्यक्रम करा। उसके बाद जनवरी का कार्यक्रम हुआ जी। फिर फरवरी में हमने जो बताया 51,000 का लक्ष्य बता दिया जी। अब पूरे प्रांत का 51,000 का लक्ष्य, हमने मेरठ में 51,000 का। हमने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया और हम अलग अलग विद्यालयों में गए। एक एक विद्यालय में जाके कहीं 400 बच्चे थे, कहीं 200 बच्चे थे, कहीं 500 बच्चे थे। ऐसे करके हमने 10,700 के आसपास बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाए और 1,02,000 सूर्य नमस्कार मेरठ महानगर में। जो 51,000 का आपका टारगेट था, पूरे प्रांत का लक्ष्य था। हमने मेरठ महानगर में 1,02,000 सूर्य नमस्कार कराए, 10,700 से ज्यादा। जो आपको एक जिम्मेदारी मिली थी वो आपने बखूबी निभाई। बखूबी मतलब आप मैंने बताया ना कि जो हमारी भूमिका है उस पर ईमानदारी से काम चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। जो मैंने बताया ना संघ में जो मेरे मार्गदर्शक है उनका जो उन्होंने सिखाया मैं उसी पे काम आज तक करता हूँ। आने वाले समय में आप अपने आप को किस पद पर देखना चाहते हैं? देखिए मैं एक स्वयंसेवक हूँ, मैं किसी पद पे नहीं देखना चाहता। संगठन को तय करना होता है कब किसी स्वयंसेवक को क्या करना है। मेरे जैसे बहुत सारे स्वयंसेवक आए और चले। ये संगठन तय करता है किसको कहाँ भेजना है, क्या करना है। तो मैं किसी पद के लिए काम नहीं करता, आज तक नहीं किया और भविष्य में भी नहीं करूंगा। संगठन को जहां मेरी उपयोगिता लगे वो मुझको वहां पर अंदर से तो एक कुछ इच्छा होती है ना कि भी हम अगर इतने सालों से जुड़े हुए हैं संघ के साथ, मैं बताता हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं एक हमारा टारगेट होता है कि मैं आज इस पोजीशन पे जुड़ा हूँ तो मेरा धीरे धीरे मैं कंडीशन पे आया हूँ और मेरा जो आने वाला जो लक्ष्य है, जो टारगेट है वो मेरा ये होना चाहिए। तो कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ नीरज जी ये लक्ष्य है, ये टारगेट ना महत्वाकांक्षी लोग और राजनीतिक लोग रखते हैं जी। जो स्वयंसेवक होगा वो कभी किसी लक्ष्य को लेकर नहीं चलेगा, किसी दायित्व को तय नहीं करेगा, अपने लिए कोई मानक तय नहीं करेगा जी। उसका एक ही उद्देश्य है कि जो उसको जिम्मेदारी दी गई, जिस मोर्चे की लड़ाई लड़ने के लिए दी गई, उस मोर्चे की लड़ाई को लड़े, ईमानदारी से लड़े, उस काम को पूरी ईमानदारी से करे और यही मैं करता है। मैं कोई लक्ष्य नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। अब जैसा मतलब मेरे बारे में आपको पता है कि मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच में जुड़ा हूँ। मैं राष्ट्रीय महामंत्री में कब और कैसे बना मुझे खुद ही समझ में आया। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। 2021 में मुझे पहली बार भारत तिब्बत सहयोग मंच के लिए जोड़ने की बात आई। तो मेरे एक परिचित भाई थे, कहने के कपिल जी मैं आपका नाम ले रहा हूँ भारत तिब्बत सहयोग मंच। मैं नहीं जानता था भारत तिब्बत सहयोग मंच के बारे में। तो जब उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा भैया मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है। कहने लगे नहीं तुम कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। ये विश्वास लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानने के कारण और सोशल मीडिया से, दोनों से ये विश्वास लोगों में जागा। उन्होंने इतने अधिकार से मुझे वो जिम्मेदारी भी तय करी जी भाई आपको क्रीड़ा भारती पर जुड़ना है और प्रांत लेवल पर जुड़ना है। ठीक, तो फिर संगठन के महामंत्री उस समय थे जी हमारे पंकज गोयल जी भाई साहब, अब हमारे वर्तमान में संगठन महामंत्री हैं जी। उनसे मेरी फोन पर कॉन्फ्रेंस पर बात हुई। तो उन्होंने मेरे से कहा कि कपिल जी हम आपको प्रांत का अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब मैं इस योग्य नहीं हूँ जी। और क्योंकि सामान्यतः जो मेरे देखने में आया है जी कि अध्यक्ष का काम कुछ अलग होता है और बाकी दायित्वों पर काम करना होता है। अध्यक्ष एक हमारा चेहरा होता है जी जिसके पीछे सबको चलना होता है, लेकिन बाकी लोग को काम करना होता है। अध्यक्ष का काम कम होता है और मुझे आदत है ये काम करने की। मैंने कहा भाई साहब मैं माफी चाहूंगा, आप मुझे सामान्य जिम्मेदारी दें जी, मैं वो कर दूंगा। नहीं अध्यक्ष करने के तो फिर भाई अध्यक्ष के लिए कोई नाम बताइए। तो मैंने एक नाम सुझाव दिया जी। उन्होंने मेरे से कहा कपिल जी, उनके जो शब्द थे जी, कपिल जी मेरे जीवन में पहला व्यक्ति मुझे मिला है जो पद को भी मना कर रहा है और अध्यक्ष जैसे पद को हमारे पास लोग आते हैं कि हमें अध्यक्ष बना रहा है जी, और आप कह रहे हो कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, कुछ भी बना। वो बात मैं ये चाहता हूँ कि हमारा संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो महामंत्री है और प्रांत महामंत्री के नाते। तो 2021 में मुझे प्रांत महामंत्री बनाया गया। एकदम से कोविड आ गया, मार्च के महीने की बात थी। कोविड के कारण थोड़ी सी गति हो रही, लेकिन हम अपना काम करते हैं धीरे 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 धीरे। 2024 में मुझे क्षेत्र सह संयोजक यानी कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड और ब्रज जी। प्रांत इसके क्षेत्रीय सह संयोजक के नाते दायित्व परिवर्तन किया गया। उसमें भी अपनी ईमानदारी से कभी नहीं सोचा कि मुझे क्षेत्र में जाना है, प्रांत से कहीं और जाना है। ये था कि जहां कर रहे हैं काम करें, काम करते रहे। पिछले वर्ष इसी वर्ष जून में 28 और 29 जून को दिल्ली में एक हमारी भारत के विषय अखिल की बैठक थी और उसमें कुछ दायित्व परिवर्तन हो रहे। मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई दायित्व परिवर्तन होगा। मैं पहले दिन भी अपने काम वैसे ही करता रहा और एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जिसमें कई बार वो चीजें स्मृति बन जाती है। हम सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे थे क्योंकि मुझे आगे बैठने का शौक नहीं है। अंतिम पंक्ति में बैठे थे, सोफा था वहां पर। अब वो सोफे पे 4 लोगों के बैठने की जगह थी, तो हम 3 बैठे थे। फिर एक भाई हो रहा है, मैं थोड़ा साइड में हुआ, फिर एक भाई और आ गया, फिर भी हम 5 लोग एडजस्ट करके बैठे। फिर एक छठा भाई आया, तो मैंने सोफे की गद्दी ली और उसे लेकर नीचे पीछे पिलर से कमर लगा के बैठ गया। अब वो एक भाई ने फोटो खींच लिया। रात को 12:07 पर मुझे एक मैसेज आया। मैंने रात को नहीं देखा, सुबह देखा। अग्रिम शुभकामनाएं। तब भी मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई दायित्व परिवर्तन ऐसा होगा। तो मुझे लगा कि अगर दायित्व परिवर्तन हुआ तो क्षेत्र सह संयोजक तो संयोजक बन गया या राष्ट्रीय टोली में सदस्य बन गया। अगले दिन फिर व्यवस्थाओं में लग रहा था और शाम को लगभग 3 बजे माननीय इंद्रेश जी भाई साहब घोषणा कर रहे थे, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं जो हमारे संगठन के संस्थापक। तो अंदर से एकदम हमारी कंपनी के अंदर आओ। अब मैं जाके खड़ा हूँ और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, इतने घोषणा हो चुकी। मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ। मतलब 3, 4, 5 मिनट बाद सारी घोषणाएं खत्म होगी। भैया बताइए क्या हुआ? ऐसे आप राष्ट्रीय महामंत्री, मुझे पता ही नहीं। वो जो आपने सवाल किया, मैं कभी भी किसी दायित्व के लिए काम नहीं करता, ना मैं अपना कोई लक्ष्य तय करके करता हूँ। उस सारे लोग जो मुझे जानते हैं, मैं केवल अपना समर्पित भाव से काम करता हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ और मेरे कार्य के अनुसार जो संगठन तय करता है मैं उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि आप तिब्बत भारत और तिब्बत सहयोग मंच से जुड़े हुए हैं, तो तिब्बत की आजादी के लिए भारत और तिब्बत सहयोग जो मंच है उसकी जरूरत कैसे? देखिए, भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना 5 मई 1999 को धर्मशाला, उस समय के हमारे जो सर संचालक भैया और सर गारवा केसी सुदर्शन, उन दोनों के आशीर्वाद और परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद से 5 मई 1999 को धर्मशाला में भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना। उससे पहले इंद्रेश जी भाई साहब जो हमारे संगठन के मुख्य मतलब मार्गदर्शक हैं और मुख्य संस्थापक, उनके तिब्बतियों से लगातार वार्ता होती थी और तिब्बत एक स्वतंत्र रास्ता 1959 से पहले, शायद आपको जानकारी हो। लेकिन धूर्त चीन ने 1959 में उस समय की भारत की सरकारों की गलत नीतियों के कारण तिब्बत पर कब्जा किया और 1959 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा और वो धर्मशाला आकर रहने लगे। तब से ही धर्मशाला से निर्वासित सरकार चल रही है। तो जब लगातार इंद्रेश जी भाई साहब की बात होती रही, तिब्बती लोगों से बात हुई, उनकी समस्या को देखते हुए एक ऐसा विषय जिसमें अपने लिए तो सब काम करते जी, किसी अन्य देश के लिए सोचना। और उसमें जैसे अपने 5वें सर संचालक उन्होंने एक बार कहा था कि तिब्बत हमारा मित्र नहीं है, छोटा भाई है, और अगर छोटा भाई कष्ट में हो तो बड़ा भाई चैन की नींद नहीं सोता। तो उस तरह के भाव को लेकर इस संगठन की स्थापना। तो इस संगठन में जो आपका कार्य है वो किस तरह का काम करता है? भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं जी, हम और भी काम करते हैं, लेकिन 3 मुख्य उद्देश्य: तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा, और इसके साथ एक हम विशेष काम करते हैं जो पर्यावरण की रक्षा। ये अलग अलग आयाम हैं, ऐसे इन उद्देश्यों के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो तिब्बत की आजादी, तो सबसे पहला इसी से समझने की जरूरत है कि तिब्बत की आजादी क्यों महत्वपूर्ण है। 1959 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था और भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है, जिसके कारण भारत एक सुरक्षित राष्ट्र था जी।
अब क्या हुआ कि जब से दूर चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो जहां उस बॉर्डर पर, उस सीमा पर, जैसे कहते हैं जी एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, चेक पोस्ट होती है, जी जी, ऐसे कुछ छोटी सी चेक पोस्ट थी और उसपे 179 सैनिक वहां पर रहते थे। कोई सेनाओं की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चीन के तिब्बत पर कब्जा होने के बाद, ठीक है, अनाधिकृत कब्जा जो किया, उससे क्या हुआ कि आज वहां पर लाखों सैनिकों को हमें डिप्लॉय करना पड़ता है और हमारे अर्थव्यवस्था का करोड़ों रुपया उसमें खर्च होता है। तो इसलिए तिब्बत आजाद होना जरूरी है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा, तिब्बत में बड़ा स्रोत शुद्ध जल का है, जिसको चीन इस समय अपनी परमाणु वेस्ट से दूषित करने का प्रयास कर रहा है। तो क्योंकि चीन से केवल तिब्बत का नहीं, भारत का नहीं, उसके आसपास के 22 ऐसे देश हैं जिनसे उसका सीमा विवाद है। तो उसकी मानसिकता है, उसे ड्रैगन कहते हैं और ड्रैगन का मतलब ये है कि दूसरों को निगलना, जिसका उद्देश्य है। हालांकि ड्रैगन अब कमजोर होता जा रहा है और जैसा आप हमारे संगठन की भूमिका बात करते हैं, हमारे संगठन और ऐसे और कुछ संगठन भी काम कर रहे हो, लेकिन हमारे संगठन को तिब्बती भी कहते हैं, जो तिब्बत के लोग हैं या जो यहाँ पर शासन में प्रसार, वो कहते हैं कि भारत तिब्बत सोई मंच एकमात्र ऐसा संगठन है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता करता है। तो मैं तो फिर यही कहूंगा कि अपने देश के लिए तो चिंता हम कर ही करेंगे, लेकिन दूसरा देश जिसे हम अपना भाई मानते हैं उसके लिए चिंता करें। तो इसलिए इसमें एक चीज और आती है, कैलाश मानसरोवर, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, ठीक है, और कैलाश मानसरोवर हम भारतीयों के आराध्य महादेव का निवास स्थान है। अभी जैसे कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर कब चलना जी, तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है जी कि मैं जाऊंगा तो जरूर जी, और इसी जन्म में जाना है, ठीक है। जैसा राम मंदिर का हमने 500 साल का इतिहास सुना, संघर्ष सुना, ऐसे कैलाश मानसरोवर हमारे ही सामने मुक्त होगा जी, और मैं धूर्त चीन को बिना टैक्स का 1 पैसा दिए उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे आपके उसमें तिब्बत और मानसरोवर को लेकर बहुत अच्छे विचार है। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ शहर के लिए आपका योगदान किस प्रकार? देखिए, मेरठ शहर के लिए योगदान, मेरा योगदान मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो वो लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं या जिन संगठनों के साथ मैंने काम करा, ये तो वही बता पाएंगे जी। अब ये तो ऐसा होगा ना, अपने मुंह में मिट्टू बनता या मैं अपनी उपलब्धि खुद बताऊं, ये अच्छा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप अपनी उपलब्धि बता दें। मैं इसलिए नहीं बता सकता ना, क्योंकि आपका पॉडकास्ट मेरठ में तो ज्यादातर लोग चलते हैं, शायद कुछ लोगों के कमेंट ही आ जाए, या आप खुद इस पर रिसर्च करें, पता कर ले कुछ लोगों से मेरे बारे में, तो अच्छा है। ठीक, मेरठ से जुड़ी कोई रोचक या यादगार घटना? देखो, मेरठ में क्योंकि मैं 92 से, यानी कि बचपन से ही यहाँ पर उस तरह के घटनाक्रम ऐसे हुए और रोचक घटनाएं, अलग अलग तरह के संघर्ष देखे, उस सारी ऐसी स्मृति है। और इस मंच से अगर उनकी चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि वो कई बार कंट्रोवर्शियल बन सकती हैं। जैसे 6 दिसंबर 1992 और मेरी बुआ के बेटे की शादी थी, हम आपको और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, विवादित ढांचा गिरा, वो स्मृति का दिन है। और स्मृति का दिन इसलिए क्योंकि मेरे भाई की शादी हुई थी और एक ऐसा कदम नेस्तो नाबूद हुआ। ऐसी कुछ सारी चीजें हैं। और उस समय हमने, उससे पहले उसके बाद राम मंदिर के लिए खड़ाऊ जाती थी, तो ऐसी सब चीजों में भाग बहुत सारे ऐसी घटनाएं। लव जिहाद के बारे में क्या विचार? लव जिहाद एक ऐसा विषय जो भारत की हर बेटी को पता होना चाहिए, स्पेशली हिंदू सनातनी बेटियों को घर घर में पता होना चाहिए। हमारे संगठन इस पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन शायद जो हमारे से चूक हो रही है, हम बेटियों तक उस विषय को नहीं कर। लव जिहाद किसी भी देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जाने का एक मेन तरीका है। और लव जिहाद में क्या, बहुत सारी चीजें वैसे तो आजकल सब पोर्टल्स पे हैं, लेकिन लव जिहाद में जो मुस्लिम लड़के वो हिंदू लड़कियों को वर्ग लाकर प्रेम जाल में फंसाकर उनको
निकाह का हुआ करके या जैसे उनको छोड़ते हैं। और उसके बाद जो लड़कियां उनके बच्चे पैदा करने की मशीन होती जी वो वहां तक रहती है। अन्यथा जो इस योग्य नहीं होती तो उनके अंगों तक का भी व्यापार करा जाता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और इसमें सब आता है जी। तो मैंने बहुत देखा है जी। फिर मैं वही कहूंगा कि आप पॉडकास्ट पे कुछ चीजें इतने स्पष्ट बताई जाए नहीं जी, बताई जी। जाए तो कई बार ऐसा रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू बेटियों को जागरूक करने की आवश्यकता है जी। और आपने अपने धर्म को नहीं पालन करा जी। तो आप एक देश में सिमट कर रह गए। जी जी अधिकतर राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए जी। और जिन्होंने अपने मजहब को माना, जी। मैं धर्म नहीं बोलता, जी। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, जी। मजहब है। जी। जिन्होंने अपने मजहब को माना आज वो 57 देश लिए बैठे हैं। जी। तो अपने धर्म के लिए जागरूक हो जाओ, बस इतना मैं कहूंगा। और ये इस पॉडकास्ट को जो भी बहन बेटियां देखें जी। वो एक बार लव जिहाद को जरूर करें, लव जिहाद को जानने का प्रयास करें। जी। कई बार हम जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना जी जी उनके वो करीना कपूर खान जी हो जी जी या और बहुत सारी खान हो उनको देखकर हम सिंबॉलिक वो करते हैं। लेकिन आज की डेट में आप कितने सारे वो देखोगे कि लड़कियां फ्रीज में मिल रही हैं, ठीक है ना। तो फ्रीजों में ना बंद हों, जी फ्रीजों में ना जाएं, इसलिए सच में इस्लाम को जान लो जी। और इस जिहाद से बचो। आज की युवा पीढ़ी के लिए आपको कुछ युवा पीढ़ी के लिए मैं तो स्वयं सेवक हूँ ठीक है संघ का, तो मैं तो ये कहूंगा कि संघ की शाखा में जाए जी और जो संघ की शाखा में जाएगा वो राष्ट्रभक्त अपने आप हो जाएगा और धर्म को भी जान जाएगा। जी। तो धर्म के लिए जीना और राष्ट्र के लिए जीना ये युवा को करना। तो अब शुरू करते हैं हमारा मेन सेगमेंट रैपिड फायर राउंड, जहां सवाल चलेंगे गोलियों की तरह। उम्मीद करूंगा कि जवाब भी आए बिजली की तरह। तो तैयार है कपिल जी? जी तैयार। सुबह चाय या दूध? सबसे पहले पानी गर्म। ठीक है। मेरठ में आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है? मेरठ में हूँ या कहीं भी हूँ, दाल चावल। किस आध्यात्मिक गुरु को आप फॉलो करते हैं? मैं ऐसा किसी आध्यात्मिक गुरु को नहीं फॉलो करता जी। संघ में अनुशासन या योग? अनुशासन के साथ योग। राष्ट्र के विश्वसनीय संगठन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मेरठ में सबसे पसंदीदा व्यक्ति? बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मेरठ में बहुत कुछ किया जी। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति को नाम लेके मैं बाकी लोगों को छोटा नहीं करता। ठीक है। मेरठ की सबसे पसंदीदा जगह? ओगरनाथ मंदिर, क्योंकि वो धार्मिक स्थान भी है और 1857 की क्रांति का मुख्य स्थान, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे लिए मंदिर धार्मिक स्थल हो सकते हैं लेकिन जहां हमारे शहीद हुए हैं उससे बड़ा धार्मिक स्थल नहीं। बिल्कुल। भारत तिब्बत सहयोग मंच को अगर एक वाक्य में डिस्क्राइब करें? अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जवाने के लिए, मतलब दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए लड़ना, ये सबसे बड़ा। आपने हमारे सभी सवालों का बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।